हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्यूडो फोर्स के ऊपर। तो लेक्चर फ्लो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन वाइज अच्छी तरह से समझेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं और कौन कौन सी चीजें डिपेंड नहीं करती हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम समझ लेंगे कि हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, तो फिर हम लोग समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक इनर्शियल और एक दूसरा नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल के साथ लफड़ा फंस जाता है। नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉस काम नहीं करता है, तो उसको काम कराने के लिए, वैलिड करने के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का कोर कंसेप्ट मैं देने वाला हूं। आप किसी को भी रोड पर खड़े होकर समझा सकते हो कि स्यूडो फोर्स एक्चुअली में है तो क्या है और क्यों आया और किस वजह से आया। एकदम मैं गारंटी देता हूं, इंड तक बने रहना, इंड तक बने रहना। तो मैं गारंटी देता हूं तुम किसी को भी समझा दोगे। तो स्यूडो फोर्स समझ लेंगे। फिर स्यूडो फोर्स समझने के बाद हम समझेंगे कि स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है और स्यूडो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है। फिर उसके बाद उसी स्यूडो फोर्स के से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, 3 या 4 कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो किस तरह का न्यूमेरिकल्स होगा उसका लेवल आप देख सकते हैं कि एक ट्रॉली है और ट्रॉली में ट्रॉली उधर एक्सेलरेट कर रहा है। इस ट्रॉली में ये तार से एक मास लटका हुआ है और इस मास जैसे ही ट्रॉली आगे गया तो मास पीछे आया। तो आपको निकालना है कि इसका थीटा कितना होगा और इस तार में टेंशन कितना होगा। तो इस तरह के सवाल हम लोग स्यूडो फोर्स से रिलेटेड सॉल्व करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहें और बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाए किए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्यूडो फोर्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। हालांकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाने से पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी वहां के लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स समझने के लिए हम लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना होगा और मजे में समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं उसमें एक लड़का है। समझते हैं इसको ध्यान से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। जिस जगह से आप चीजें ऑब्जर्व करते हैं उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। सिंपल और आसान शब्दों में, जिस जगह से आप चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन की एक बोगी है, ट्रेन की एक बोगी है। इस बोगी में, ट्रेन की एक बोगी है और इस बोगी में बैठी हुई है एक लड़की। ट्रेन की इस बोगी में बैठी हुई एक लड़की जो कि काफी खूबसूरत है, बैठी हुई है, जुल्फें लहरा रही हैं, शर्मा रही है। सामने है फरियाद। सामने कौन है, फरियाद। तो ये एक लड़की हो गई, गर्ल। सामने है फरियाद, एफ। फरियाद देख रहा है इसको। अब फरियाद जिंदगी में, ट्रेन कितने की स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है। ट्रेन कितने की स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड। अब फरियाद ने देखा कि अरे तरीके इतनी खूबसूरत लड़की है, पगला गया। पगला के भागा 2 मीटर पर सेकंड की। बाप रे, ये तो पहली बार देखे हम, ऐसी भी लड़की होती है। भागना स्टार्ट किया ट्रेन में, है ना, अपने सीट से उठ के कि भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब निकलना पड़ेगा हमको। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना स्टार्ट हुआ। ये सब माजरा बाहर जफर देख के, जफर सोचा कि अरे तेरी की धूप, ये भाग रहा है लड़की को देख के। तो जफर क्या किया, जफर भी भागना स्टार्ट कर दिया। जफर कितना की स्पीड से भागने लगा, 25। जफर के अंदर और फुर्ती की, अरे तेरी की हम भी देखेंगे। कितने की स्पीड से भाग रहा है, 25। ये सब, ये कौन है, जफर। ये सब माजरा अभिषेक खड़ा होके देख रहा है।
अभिषेक खड़ा होके देख रहा है। सीन समझ में आया? सीन क्या है? ट्रेन चल रही है कितने की स्पीड से? लड़की बैठी खूबसूरत, फरियाद देख के बौखला गया कि बाप रे 2 मीटर से भागा। 2 मीटर से भागना स्टार्ट हुआ। ये सब माजरा कौन देख रहा था? जफर बोला कि ना हम भी देखेंगे। 25 से भागने लगा। अभिषेक का इसको तो कोई दिक्कत है नहीं, फोटो खिंचाता है। फोटो खिंचाता है तो इसके लिए कोई बोला कि ये सब नॉर्मल है मेरे लिए, हम खड़े होके पूरा माजरा देखेंगे। अब समझने की बात है, यहाँ पर अब आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आपने बेसिकली पहले पढ़ा होगा रिलेटिव वेलोसिटी में कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे ना लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब यही है, ये आपने पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स में। फॉर्मूला क्या होता है? वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, ये ना होता है जी? वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। अच्छा, इसमें जो ए और बी है, इस दोनों का यहां जो बात समझने वाली वो क्या है कि जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे या अभी जितना भी इस तरह का हम काम करेंगे, उन सारे में आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि यहां जो हम ए और बी ले रहे हैं, ये जो ए और बी है, इन दोनों का ठीक है, इन दोनों का फ्रेम कैसा होना चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होना चाहिए। इन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम। तभी आपका जवाब सही होगा, नहीं तो जवाब गलत हो जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे आपको मैंने कहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जहां से आप ऑब्जर्व करें, जैसे देखो लड़की बैठी हुई, अगर लड़की इसको देखेगी, फरियाद को अगर देखेगी, तो लड़की किस फ्रेम में बैठी हुई? ट्रेन के अंदर बैठी हुई। तो लड़की के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? ट्रेन। फरियाद देख के भाग रहा है तो फरियाद के पास भी, मतलब फरियाद भी कहां बैठा हुआ है? ट्रेन में बैठा हुआ है, तो फरियाद के लिए भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ट्रेन। जफर यहां बैठा हुआ, नाम सबका लिख देते हैं, फरियाद, जफर, अभिषेक, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, बीजी। ठीक है, अब देखो फरियाद कहां बैठा हुआ है? फरियाद भी ट्रेन में बैठा हुआ है, तो फरियाद के लिए भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ट्रेन। और ये जफर यहां बैठा हुआ है, मतलब जफर कहां है? ग्राउंड पर, तो ग्राउंड, जफर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ग्राउंड। अभिषेक अपना देख रहा है, तो अभिषेक के लिए भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ग्राउंड। तो सब चारों 4 जगह से देख रहे हैं, और चारों के लिए जो ऑब्जर्विंग फ्रेम है, उसी को हम उसका क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ रही? ये सवाल या ये जो फॉर्मूला हमने लिखा कि वी ए वैक्टर माइनस वी बी, वी वैक्टर ए बी और वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर है, तो इन दोनों में वी और वी बी दोनों का फ्रेम कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इस पर अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए लड़की का रिलेटिव वेलोसिटी, लड़की की रिलेटिव वेलोसिटी फरियाद के फरियाद के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? तो वी जी माइनस वी एफ, क्या यही ना होगा जी? यही ना फॉर्मूला होता है, ए बी वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। तो जी एफ अगर निकालेंगे तो वी जी माइनस वी एफ। अब यहां पर देखिए, जी एफ कुछ और नहीं समझ लेना, सब ख्याली पका बना के। तुम लोगों की हंसी हमको सब बता रही। चलो अलग अलग बैठो। वीजीएफ बराबर क्या हो गया? वीजीएफ बराबर वीजी माइनस वीएफ। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर आप ट्रेन फ्रेम से करते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको हम किससे कर रहे हैं? ट्रेन फ्रेम से। ठीक है, किससे कर रहे हैं? ट्रेन फ्रेम से। तो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन हम यहां लिखेंगे गर्ल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू किससे? ट्रेन, क्योंकि फ्रेम कौन सा लिए? ट्रेन, माइनस फरियाद की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। बात समझ में आ रही? क्योंकि हमने ट्रेन फ्रेम लिया है, तो गर्ल की भी अब ट्रेन से ही निकालेंगे और फरियाद की भी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये दोनों ही कैसे फ्रेम में होना चाहिए? सेम फ्रेम में। अब ध्यान से देखिए, ट्रेन के रेस्पेक्ट में लड़की तो बैठी हुई है,
तो लड़की की वेलोसिटी कितनी? 0 माइनस। फरियाद किधर जा रहा है? इधर। अगर इधर वाले को पॉजिटिव ले लें या इधर वाले को निगेटिव तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 2। कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। तो गर्ल की वेलोसिटी फरियाद के रिस्पेक्ट में कितनी हुई? मतलब फरियाद इधर जा रहा है तो लड़की इधर जा रही। बात समझ में आ रही है? ये किस फ्रेम से किया आपने? अब आते हैं कौन सा फ्रेम लेते हैं? ग्राउंड फ्रेम। अब लेते हैं ग्राउंड फ्रेम। अब यहां जब हम लिखेंगे VGF तो यही चीज लिखाएगा गर्ल की किस रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। स्मॉल जी ग्राउंड के लिए यूज कर रहे हैं, माइनस फरियाद की किसके रिस्पेक्ट में? कोई दिक्कत है में? अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब ये खड़ा है जफर या अभिषेक, अभिषेक को ले लीजिए आप, तो या कोई भी ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब लड़की, ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो लड़की का हमने कितना लिख दिया? 0। ट्रेन के रिस्पेक्ट में लड़की का कितना लिखा? लेकिन अब ग्राउंड पर देखें तो ग्राउंड पर देखेंगे तो लड़की कहां बैठी हुई है? ट्रेन के अंदर। ट्रेन कितने की स्पीड से जा रही? 10। तो अब लड़की की वेलोसिटी लिखाएगी और वो कितना होगा? कितना होगा? 10। बात समझ में आ रही है? 10 लिख दिया मीटर पर सेकंड तो बाद में आ जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में? जमीन पर से लड़की मूव कर रही कितने की स्पीड से? क्योंकि ट्रेन के अंदर वो बैठी हुई। अब फरियाद का निकालिए। तो फरियाद के लिए क्या हो जाएगा? फरियाद खुद भाग रहा है किधर? 2। ये इधर जा रहा है तो 2 माइनस 10 तो कितना हो गया? मतलब फरियाद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर ही ना जाएगा। यहां पर फरियाद भाग रहा है किस में? ट्रेन में। ट्रेन में भाग रहा है। अब जब ट्रेन में भाग रहा है तो ट्रेन में कितने से भाग रहा है? 2 से। पूरी ट्रेन किधर भाग रही है? इधर 10 के स्पीड से। तो फरियाद की वेलोसिटी रिजल्टेंट ध्यान से देखो तो 2 इधर जा रहा है, 10 इधर जा रहा है, तो बड़ा कौन? 10। तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो फरियाद किधर भागेगा? इधर भागेगा। कितना से भागेगा? 8 से भागेगा। तो 8 लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए फिर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दोनों ही केस में कितना आया? अब समझने का मुद्दा यह है कि हमने क्या निकाला? हमने क्या निकाला? वेलोसिटी ऑफ गर्ल, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू किसके? फरियाद के। विथ रिस्पेक्ट टू फरियाद, यही ना हमने निकाला है। हमने यही निकाला। यहां भी कितना आया? 2 मीटर। लेकिन हमने फ्रेम कौन सा लिया? ट्रेन फ्रेम में लिया। फिर हमने क्या निकाला? ग्राउंड में। क्या रिजल्ट वही आया या बदल गया? वही है। बात समझ में आ रही? तो कहने का बेसिकली ये एग्जांपल से आपको बताने का मतलब ये था कि इस फॉर्मूला में जो आप ये और ये लीजिएगा, इस दोनों का फ्रेम कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि हाँ गर्ल को ले लेते हैं ट्रेन फ्रेम में और फरियाद को ले लेते हैं ग्राउंड फ्रेम में, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर सवाल आपको आंसर गलत मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक को कुछ फ्रेम में ले लिया और दूसरे को कुछ फ्रेम। तो दोनों का फ्रेम सेम होना, आंसर आपको वही आएगा। कोई भी फ्रेम उठाइए लेकिन आंसर आपको क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में? अब तुम ये पैटर्न तो समझ गए कि कैसे हम निकाल रहे हैं। अब तुम किसी का भी निकाल सकते हो। ये तो हमने फरियाद का निकाला, गर्ल का निकाला, फरियाद के रिस्पेक्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि गर्ल का बताइए जफर के रिस्पेक्ट में, तो बताओ कितना होगा? तो आप क्या कीजिएगा? VG माइनस VZ। अब दोनों में से कोई भी फ्रेम ले सकते हो। दोनों में से ग्राउंड ही फ्रेम लो, क्योंकि जफर कहां है? ग्राउंड पर। अब तुम निकाल सकते हो। गर्ल का निकालना है जफर के रिस्पेक्ट में। गर्ल किधर जा रही है? गर्ल उधर जा रही है ना 10 के रिस्पेक्ट में। तो 10 माइनस जफर कितना से? मतलब उतावला हो रहा है देखने के लिए। 25 ट्रेनों से स्पीड भाग रहा है। कितना हुआ? मतलब लड़की का स्पीड कम है जफर के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? अब भागते भागते जाएगा, जब लड़की के पास पहुंचेगा अंधेरा, लाइट कट गई, फिर अंधेरे में मेरा फॉर्मूला बुक देगा उसको। देखो अब तुम निकाल सकते हो। गर्ल का निकालो अभिषेक के रेस्पेक्ट में, क्या तुम निकाल सकते हो? इसका बताओ कितना होगा? गर्ल का निकालना अभिषेक, तो गर्ल माइनस अभिषेक, तो गर्ल कितने से जा रही है? 10। अभिषेक का खड़ा है तो कितना हो जाएगा? 15।
10 माइनस 0। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इतने में दिक्कत है? यहां इतने से आपको मैंने बस क्या क्या बातें समझाई उसको ध्यान से सुनो। इतने से मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रेम होता है, जो जहां से जिस चीज को ऑब्जर्व करे उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये अलग अलग तरह का होता है और फ्रेम पर कुछ चीजें डिपेंड करेंगे, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। इतने बात में समझ में आया कि जो जहां से ऑब्जर्व करता है वो उसका क्या हो जाता है, फ्रेम। ये ट्रेन से देख रहा था तो ट्रेन इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये जमीन से देख रहा था तो जमीन इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मान लीजिए यहां पर से कोई लिफ्ट, अगर कोई लिफ्ट से आप ऊपर जा रहे हैं और सड़क पर की गाड़ी दिख रही तो लिफ्ट उसका क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, है ना। तो और या कोई प्लेन से नीचे लैंड कर रहा है और रोड पर की गाड़ी को देख रहा है तो प्लेन उसका क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो ये अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का निकालते हैं तो इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि आप ए और बी दोनों का फ्रेम कैसा होगा, सेम होगा। कोई भी फ्रेम लीजिए, दोनों अगर सेम में है तो रिजल्ट या आंसर आपको सेम टू सेम मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इतना नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करो जल्दी से, ठीक है। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेंगी, तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्वांटिटीज दैट, एक है डिपेंड्स और दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसमें कौन सा क्वांटिटी लिखाएगा जो डिपेंड करता है और इसमें कौन सा क्वांटिटी लिखाएगा जो इंडिपेंडेंट, ठीक है। सबसे पहला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अगर आप फ्रेम चेंज कर देते हैं, अगर आप फ्रेम चेंज कर दीजिएगा तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि फरियाद इधर जा रहा है तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फरियाद किस पर खड़ा है, ट्रेन पर, तो फरियाद के लिए ये रेस्ट है और फरियाद अपना भाग रहा है कितना से, 2 से। तो फरियाद 1 सेकंड में कितना गया, 2 मीटर। 1 सेकंड में फरियाद कितना गया, 2 मीटर। लेकिन वही अगर हम ग्राउंड पर देखें, ग्राउंड से फरियाद को देखें तो फरियाद 1 सेकंड में कितना गया, 10 इधर जा रहा है 2 इधर, तो इसका रिलेटिव निकाले थे 8। तो ग्राउंड से फरियाद 1 सेकंड में कितना गया, 8 गया। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। पहला इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसी को ले लीजिए फरियाद को। फरियाद ट्रेन पर है तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ट्रेन को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो फरियाद 1 सेकंड में कितना गया, 2 मीटर। लेकिन अगर हम फरियाद को ग्राउंड पर से देखेंगे तो फरियाद 1 सेकंड में कितना गया, 8 मीटर, वो भी आगे की तरफ। तो डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करेगा किस पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। दूसरी चीज स्पीड। अभी हम लोग सारा काम तो उसी पर किए। ट्रेन के रेस्पेक्ट में ये 2 है लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 8 है। स्पीड भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा। उसके बाद मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इसी चैप्टर में पढ़े ना हम लोग, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी, जब वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है किस पर, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किस पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, तो मोमेंटम भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। मोमेंटम के बाद क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये चीजें हैं जो आपको दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फ्रेम चेंज कीजिएगा, मान लीजिए किसी, अगर आपने सॉल्यूशन किया दोनों को ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रेन के अगर आप फ्रेम चेंज कर रहे हैं तो कौन कौन सी क्वांटिटी बदल जाएंगी और कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज रहेंगी, और जो चेंज नहीं होगी उसका आप यूज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए जो चेंज नहीं हो रहा है वो ट्रेन लीजिए चाहे ग्राउंड लीजिए, दोनों में उसका वैल्यू कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रेम बदल रहे हैं तो ये सब चीजें भी बदल जाएंगी, क्योंकि ये सब किस पर डिपेंड कर रही हैं,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। कौन कौन सी चीजें जो इंडिपेंडेंट है, ये तो डिपेंड वाला हो गया। इंडिपेंडेंट में कौन कौन आ गया? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच की दूरी। मान लीजिए इस फरियाद जहां खड़ा था और ये लड़की का जहां चेयर है, अगर ये मान लो कि 5 मीटर पर है ना, क्या 5 मीटर, ट्रेन की सीट इतनी लंबी नहीं होती, 2 मीटर पर है, तो ये जमीन पर से भी 2 ही मीटर होगा और ट्रेन पर बैठकर भी कितना होगा? 2 मीटर। तो फ्रेम पर चेंज नहीं करेगा, चाहे वो ट्रेन पर से इसको इन स्टेप से लेकर मेजर कीजिए तो भी ये 2 मीटर, या आप जमीन पर खड़े होकर के इसको मेजर कीजिए तब भी कितना रहेगा? 2 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नहीं होगा। उसके बाद टाइम किसी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद इंडिविजुअल फोर्सेस, एग्जाम्पल कौन कौन है? जैसे कि टेंशन, जो हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा, एंड नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्सेस। ये सब चीजें हैं जो इंडिपेंडेंट है किसके? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। और ये जो चीजें हैं जो डिपेंड करेंगी किस पर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। इसको नोट कीजिए फटाक से, पॉइंट समझने वाली है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है, ठीक सामने एक सड़क है, एक रोड है, ठीक है, सामने एक रोड है। इस रोड पर एक लड़का खड़ा है, और इसको देख रहा है। लड़का खड़ा होकर के इस मास को देख रहा है, ठीक है। लड़के का नाम ले लीजिए ए फॉर एप्पल। अभिषेक, मान लो अभिषेक है। अभिषेक खड़ा होकर के इसको देख रहा है। ठीक बराबर में एक ठेला पर भी एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, ठेला है और इस ठेले पर एक लड़का बैठा हुआ है और ठेला मूव कर रहा है। ठेले की वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। ठेला पर से इसको देख रहा है। ठेला पर बैठने वाला लड़का है फरियाद। ठीक आगे एक और ठेला है, इस ठेले पर बैठा है जफर। इस ठेले पर बैठा है जफर, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसके पास एक्सेलरेशन है जो नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? अब एक ही चीज को कितने लोग देख रहे हैं? 3 लोग देख रहे हैं। अभिषेक देख रहा है, फरियाद देख रहा है, जफर देख रहा है। अब ये जो मास है, ध्यान से देखिए, अब समझते हैं इसको। अगर हम अभिषेक के लिए काम करें, फॉर अभिषेक के लिए काम करें, तो अभिषेक के लिए हम बनाते हैं FBD का फुल फॉर्म फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बनाते हैं। तो अभिषेक के लिए, अभिषेक चूंकि रुका हुआ है रेस्ट में, तो इस ब्लॉक पर जो FBD बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, मास है, नीचे वेट लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल, बस इतना ही है। ये ब्लॉक रुका हुआ है, एट रेस्ट, ब्लॉक बस रखा हुआ है। ये खड़ा होकर के इस ब्लॉक को देखेगा तो ब्लॉक पर बस इतने ही फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब ये अभिषेक के लिए हो गया। अब बात करें किसके लिए? तो अब अगर हम बात करते हैं फरियाद के लिए, फॉर फरियाद, ठीक है, फॉर फरियाद के लिए अगर हम बात करें तो इस बॉडी का FBD अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या, कितने फोर्सेस आप दिखा सकते हैं? देखिए ध्यान से, ये मास M, ठीक है, ये मास M, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, यही ना होगा जी, नॉर्मल और mg, ये हम लोग करते आ रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। अब फरियाद इधर जा रहा था,
तो ये ब्लॉक इसको किधर जाता हुआ लगेगा? पीछे, पीछे की ओर जाता हुआ लग रहा है। वेलोसिटी है और ये फरियाद कैसे जा रहा था? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसको भी कैसा दिखेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई दिक्कत इतना में? अब जफर के लिए लफड़ा फंसा हुआ है। जफर के लिए लफड़ा फंसा हुआ है। जफर के लिए क्या लफड़ा फंसा हुआ है? देखिए बहुत असमंजस में बेचारा, ठेला पर इतना परेशान है कि एक्सेलरेट हो गया है। जफर के लिए क्या बना रहे हैं? FBD। FBD अगर हम जफर के लिए बनाएंगे तो मास नीचे क्या है? mg, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? नॉर्मल। जफर इधर जा रहा है ना एक्सेलरेशन से, तो जफर को क्या लगेगा? मास पीछे, मास पीछे, A नॉट इक्वल टू 0। अब आप ईमानदारी से बताइए कि ऑब्जेक्ट तो रखा ही हुआ है, लेकिन 3 डिफरेंट लोकेशन से देखने पर इसमें तो जस का, इसमें कितने, मतलब कि 3 डिफरेंट पोजीशन से देखने पर 3 तरह की चीजें आपको दिख रही। हालांकि रेस्ट वाले में तो जस का तस दिख रहा है। कांस्टेंट वाले में, इस कांस्टेंट वाले में क्या हो रहा है? कांस्टेंट वाले में आप कहिएगा कि कांस्टेंट वाले में बस जो है नॉर्मल और ये v पीछे दिखा रहा है, लेकिन इस वाले में क्या दिखा रहा है? एक्सेलरेशन दिखा रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है? एक्सेलरेशन। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं है, मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है। अब लफड़ा क्या फंसेगा? उससे लफड़े से पहले इतना समझ लीजिए कि ये वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम, मतलब अभिषेक वाला जो कि जो खड़ा है जमीन पर, फरियाद वाला, इस दोनों को, ये दोनों का फ्रेम है। अलग अलग फ्रेम से जो देखे उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इस दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहेंगे? इनर्शियल। क्यों? क्योंकि इस दोनों में ही एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। दोनों को क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों में ही एक्सेलरेशन कितना है। तो ये बात दिमाग में आपको रखनी है कि अगर एक्सेलरेशन जिस फ्रेम से वो देख रहा है, अगर उस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर जिस फ्रेम से वो देख रहा है उसमें एक्सेलरेशन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? क्योंकि इस वाले में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर एक्सेलरेटेड है मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई दिक्कत इतना में? अब आपसे कहा गया कि इस वाले पर, है ना, आपसे कहा गया कि मान लीजिए इस पर आपको न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप कहिएगा कि सर इसके पास एक्सेलरेशन है, मतलब आप इससे देख रहे हैं तो आपको ये एक्सेलरेटेड दिख रहा है ना, लेकिन क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है? बात समझ में आ रही? ये ब्लॉक तो रखा हुआ था, ये ब्लॉक क्या है? रखा हुआ है। ये साफ लिखा हुआ है कि ये रुका हुआ है और ये रखा हुआ है। मास इसका मतलब ये किस में है? रेस्ट में है। जफर इसको चलते हुए ठेले पर से देख रहा था, तो जफर के लिए इस मास में इधर एक्सेलरेशन दिखा, इधर एक्सेलरेशन दिखा ना। जो बताना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मास कहां? ये मास तो एक्चुअली में क्या है? रेस्ट में। मास क्या है एक्चुअली में? रेस्ट में, रुका हुआ है। मास एक्चुअली में रुका हुआ है, लेकिन जफर जिस ठेले पर बैठा वो ठेला क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। तो जफर को क्या लगेगा कि ये मास किधर इधर एक्सेलरेट कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन है, पूरी कहानी अब रिवाइज करें तो इफ देयर इज एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब वहां चेंज इन वेलोसिटी है, तभी तो एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगा, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि मोमेंटम में चेंज, और मोमेंटम में चेंज तब होगा जब फोर्स अप्लाई किया जाए। यही ना कहानी है कि अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है मतलब मोमेंटम में चेंज है, और मोमेंटम में चेंज तब आता है जब फोर्स लगता है। यही ना न्यूटन सेकंड लॉ है। लेकिन क्या यहां पर कोई फोर्स लग रहा है? इसका मतलब न्यूटन्स लॉ यहां पर फेल कर गया। बात समझ में आ रही? इसका मतलब न्यूटन्स लॉ यहां पर
फेल कर गया। मतलब कि यहां पर अगर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो यहां एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली क्या समझे, इतने में कोई दिक्कत है? पहले ये बताओ, ये बात तो समझ में आ रही है? जो अभिषेक और फरियाद का तो कोई खेले नहीं है, खेल किसके साथ फंस गया? जफर के साथ। ये किस में रुका हुआ है? रेस्ट में। रेस्ट में रुका हुआ है। फिर से समझो, फिर से समझो, ये पॉइंट समझाने एकदम आपको आगे का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ये दोनों, ये रुका हुआ है, ये कांस्टेंट से चल रहा है, ठीक है? ये रुका हुआ है, ये कांस्टेंट से चल रहा है। तो इस दोनों में ही एक बात कॉमन मिली हमको, क्या? कि दोनों में ही एक्सेलरेशन कितना? 0। और एक्सेलरेशन जब तक नहीं है तब तक न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? फोर्स बराबर मास इनटू। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स की बात ही नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स की बात ही नहीं है। तो यहां एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों फ्रेम को हम एक नाम दे दिए। इस दोनों का नाम क्या हो जाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। एक्सेलरेशन 0 है। अब बात करते हैं किसके बारे में? जफर के बारे में। तो जफर के साथ लफड़ा क्या फंस गया कि इसका जो ठेला है वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब जब इसका ठेला एक्सेलरेट कर रहा है तो इसको ये किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? मतलब इसको लग रहा है कि मास में एक्सेलरेशन है। हमने एफबीडी बनाया। ये कैसे कंफर्म हुआ? हमने सब सिचुएशन का एफबीडी बनाया। एफबीडी बनाने से हमें पता चला कि कौन कौन सा फोर्स है, कौन कौन सी वेलोसिटी है और कौन सा एक्सेलरेशन है। ये इसके साथ, इसमें बस नॉर्मल और एमजी था, दिखा दिए। इसमें नॉर्मल एमजी के साथ वेलोसिटी था, दिखा दिए। लेकिन इसमें नॉर्मल एमजी के साथ क्या दिख रहा है? एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि वहां पर मोमेंटम में बदलाव होगा और वहां पर फोर्स होगा। लेकिन यहां पर कोई फोर्स नहीं है, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ फेल हो गया। अब इसको अगर यहां पर एक्सेलरेशन है, मान लीजिए यहां देखो, यहां तक तो समझ में आ रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो गया? फेल कर गया। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो फेल करे, क्योंकि बहुत मेहनत किया है उन्होंने लॉ देने के पीछे। तो अब यहां पर एक चीज समझिए, चूंकि इसके पास एक्सेलरेशन है ना, इसके अकॉर्डिंग, जफर के अकॉर्डिंग इसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। तो हम मान लेंगे कि यहां पर एक झूठा फोर्स है जिसकी वजह से वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। देख लो तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। अंधेरा में बांटोगे तो यही होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक्सेलरेशन है, इसके लिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तब होगा जब फोर्स होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर एक झूठा फोर्स है। झूठा फोर्स, यहां पर एक झूठा फोर्स है। और झूठे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अंधेरा नहीं बोलेंगे। उस झूठे फोर्स को क्या बोलेंगे? स्यूडो फोर्स। उस झूठे फोर्स को क्या बोलेंगे? बेसिकली ये एक माना हुआ फोर्स है। झूठा मतलब क्या? माना हुआ। हम ये मान रहे हैं कि यहां पर एक झूठा फोर्स है जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? हमने क्या माना? यहां पर एक झूठा फोर्स है, उस झूठे फोर्स की वजह से यहां पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये समझ में आ रहा है? अब ये न्यूटन लॉ के लायक भी लग रहा है कि हाँ भाई, फोर्स है तभी तो एक्सेलरेशन होगा। इससे पहले तक तो ये संभव ही नहीं लग रहा था कि बिना फोर्स का एक्सेलरेशन कहां से आ गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं था। लेकिन अब यहां पर हम किसको लेकर आए? क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन, देखा जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या है? झूठा है। एक्चुअली में क्या है? वो तो रुका हुआ है। एक्चुअली में वो रुका हुआ है। उसको लग रहा है कि ये जा रहा है, तो लग रहा है तो ये भी मान लेते हैं कि वहां पर एक झूठा फोर्स भी लग रहा है। बात समझ में आए? इसी झूठे फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि स्यूडो फोर्स क्या है? क्या कोई दिक्कत है? क्या तुम किसी को भी स्यूडो फोर्स समझा सकते हो? चौराहे पर, ठेला पर, कोनो ठेला पर बैठा हो दे स्यूडो फोर्स। बात समझ में आ रही? झूठा फोर्स, झूठा फोर्स। और देखो, झूठा से तुम लोगों को एक नया वर्ड भी मिल गया, स्यूडो। तो कोई तुमको अगर दे के निकल जाए तो बोलना कि स्यूडो लव था। बात समझ में आ रही है? क्या बोल दोगे? स्यूडो लव करती हो तुम हमसे। खैर चलिए देखिए, अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से समझते हैं। स्यूडो फोर्स क्या समझ में आ गया? इस वाले फ्रेम को क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, स्यूडो फोर्स किस फ्रेम में लगाएंगे? तो स्यूडो फोर्स कहां लगाएंगे?
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में आप लगाइएगा स्यूडो फोर्स। इनर्शियल में कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि इसमें रेस्ट में है और किस में है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसमें बेसिकली एक्सेलरेशन जीरो। तो याद रखिएगा जहां एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो, मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं किसी वैसे लिफ्ट में, आप बैठे हुए हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लिफ्ट में एक्सेलरेशन है, और वहां से आप किसी चीज, जैसे मॉल में होता है, आप रहिएगा देखिएगा मॉल में बाहर से लिफ्ट से आप पूरा मॉल देख सकते हैं, लिफ्ट से आप चढ़े और आप ऊपर भी जा रहे हो और आदमी को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बेसिकली आप किस फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप प्लेन पर बैठे हुए हैं और प्लेन लैंड कर रही है और आप रोड पर के गाड़ी को देख रहे हैं, है ना, तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इतना में? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां एक्सेलरेशन जीरो हो, तो वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ काम नहीं कर रहा था, उसको काम लगाने के लिए क्या, कौन सा फोर्स लेकर आए, स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स है तो ध्यान से थोड़ा रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, पीछे मैंने आपको बताया है कि फोर्स के 3 पॉइंट मेन होते हैं, है ना, फोर्स का 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन? स्यूडो फोर्स है तो फोर्स का 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन कौन है? तो सबसे पहला मैग्नीट्यूड, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मैग्नीट्यूड, उसके बाद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और तीसरा क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। याद करो, डस्टर पर बताए थे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो स्यूडो के केस में हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, हमको तो फोर्स का फॉर्मूला ये आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्शन क्या होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, ये अभी जस्ट हम बताएंगे आपको। पहले इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए फटाक से, जल्दी से, फिर हम लोग आगे की इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस फ्रेम में फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या होगा, नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। सो to overcome this problem, we introduce किसको, स्यूडो फोर्स। नाउ अब जब स्यूडो फोर्स ले आए तो नाउ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ इज एप्लीकेबल, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ इज क्या चीज, एप्लीकेबल या वैलिड। बात समझ में आ रही है? नॉन इनर्शियल फ्रेम जहां एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वैलिड नहीं करेगा। इसलिए इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम किसको लेकर आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों का दोनों ही अब एप्लीकेबल हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो देखो ध्यान से, चलिए देखिए, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के समझे से, एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसका, स्यूडो फोर्स का। ध्यान से देखिए, एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पर कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, मतलब ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हुआ, ये एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन, ब्लॉक ले लेते हैं, ब्लॉक कितने केजी का है, 2 केजी का, फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन मास, यही ना होता है, तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम बैठे हुए हैं या जफर बैठा हुआ है किस पर, जफर बैठा हुआ है या जफर नहीं बैठा हुआ, थक गया बेचारा जफर, कोई आदमी बैठा हुआ है जिसका एक्सेलरेशन इधर कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखें ध्यान से,
तो ये ब्लॉक है और ये मैन है। अगर आप रिलेटिव वाले टेक्निक से इसका अगर आप एक्सेलरेशन निकालिएगा कि रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एम के, तो आप क्या लिखिएगा, ए बी माइनस ए एम, यही ना लिखिएगा। तो ए बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है इधर 5, माइनस मैन इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो -2, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाला किसका, ब्लॉक का, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट, कितना आया 7। अब यही कहानी इसी क्वेश्चन को हम लोग किसके मदद से करेंगे, स्यूडो के मदद से करेंगे। तो स्यूडो के मदद से जब करेंगे तब देखिए क्या वैल्यू आपको यही आने वाला है। स्यूडो के मदद से करेंगे तो वैल्यू आपको यही आने वाला है। कैसे आएगा देखिए ध्यान। सबसे पहले हम ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक ले लिए। ब्लॉक का मास कितना, 2 kg, ठीक है, ब्लॉक ले लिए। ब्लॉक का मास कितना 2 kg। ब्लॉक पर इधर कितना लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन लग रहा है। एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन इधर है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, यहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहां से जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका मतलब इस पर हम ये किस फ्रेम से देख रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन है, तो ये फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल। और आपको पता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के लिए हम यहां पर कौन सा फोर्स लगाएंगे, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन। तो स्यूडो फोर्स के बारे में अगर हम सबसे पहले स्यूडो फोर्स के लिए काम करें तो स्यूडो फोर्स इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रिफरेंस। बात समझ में आ रही है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रिफरेंस, मतलब जो फ्रेम ऑफ रिफरेंस का डायरेक्शन है उसके अपोजिट आपको लगाना है। सबसे पहले स्यूडो फोर्स लगाएंगे कहां, तो जिस बॉडी पर काम कर रहे हैं या जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर लगाना है, जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर लगाना है। तो जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 kg को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किधर जा रहा है, एक्सेलरेट किधर कर रहा है, जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट। तो जा किधर रहा है, इस तरफ, एक्सेलरेशन किधर है, इस तरफ, तो स्यूडो फोर्स किधर लगाएंगे, इस तरफ। तो ये हमने स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रिफरेंस। एक्सेलरेशन के अपोजिट लगाना है, कोई दिक्कत इतना में, डायरेक्शन समझ में आ गया। अब दूसरा क्या काम करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का काम करते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रिफरेंस। बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन किधर लेना है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रिफरेंस। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मास ऑफ द बॉडी का मास लेना है, और एक्सेलरेशन किसका लेना है, फ्रेम ऑफ रिफरेंस का। तो मास ऑफ द बॉडी कितना, 2 kg, और इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, इसी फ्रेम से ना देख रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना, 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 न्यूटन। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं क्योंकि हमने स्यूडो फोर्स लगा दिया। तीसरी चीज क्या है कि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां होगा, तो ये होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी।
ठीक है। इसके बाद आपका मतलब कि वर्क एनर्जी पावर के बाद आप पढ़िएगा सेंटर ऑफ मास, उसका भी लेक्चर डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी अगर आप जानते हैं तो हालांकि इसका कोई खास काम नहीं। अब देखो ध्यान से, अब इस पर टोटल एक्सेलरेशन निकालना है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स कितना हुआ बताओ? 10 न्यूटन ये और 4 न्यूटन, 10 न्यूटन और 4 न्यूटन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 10 न्यूटन और 4 न्यूटन कितना हो गया? 14 न्यूटन। और मास कितना है? 2 kg। तो क्या एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड आ गया? ध्यान से देखिए, क्या यही जवाब यहां भी तो आया था, लेकिन ये हमने किस बेसिस पर किया था? रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पर। लेकिन इसी चीज को हमने स्यूडो फोर्स लगाया और काम मेरा क्या हो गया? आसान हो गया। बात समझ में आ रही है? इसको नोट कीजिए, और सवाल अभी करेंगे हम लोग, इसको नोट कीजिए फटाक से बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, अब हम लोग बेहतरीन और उम्दा अंदाज में समझेंगे कुछ चीजें। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम के ऊपर बात करें तो यहाँ पर एक वेइंग मशीन है, ठीक है, ये वेइंग मशीन, ठीक है, ये वेइंग मशीन। अब देखें ध्यान से कि कुछ पॉइंट्स जो अभी क्लियर हो जाएंगे आपके। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना आपको कि कुछ चीज़ें हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं, कुछ चीज़ें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो उस जो डिपेंड नहीं करती उसमें कौन कौन था? टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन था। तो देखिए अभी ध्यान से, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बात करें, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम मतलब ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये किस फ्रेम से कर रहा हूँ? ग्राउंड फ्रेम से काम कर रहा हूँ, ठीक है भैया, ठीक है भाई, ग्राउंड फ्रेम से काम कर रहे मैं, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से काम कर रहे हैं। तो ये मास है, टीली लीली, इस पर नीचे लगेगा mg, ठीक है, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। अच्छा भैया, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसका मतलब कि a0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो n ग्रेटर देन n, चूंकि अल्टीमेटली पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो n ग्रेटर देन हो जाएगा किसके? ठीक है, n ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? mg के। तो इसका इक्वेशन क्या लिखाएगा? इसका इक्वेशन लिखाएगा n माइनस mg इज इक्वल टू m a0। तो n उधर चला गया तो mg उधर चला गया, तो mg प्लस m a0, ठीक है। तो n बराबर क्या आ गया? n बराबर m कॉमन कर लो, m कॉमन कर लो तो आ जाएगा g प्लस a0। ये n आ गया। किस फ्रेम में आया भाई? ग्राउंड फ्रेम में आया। अच्छा सर, ठीक है सर, चलिए अब चीटा फ्रेम कहने का मतलब क्या है? आप चीटा बनकर इस पे बैठ जाओ, चीटा बनकर इस पर बैठ जाओ, मतलब ऑब्जर्वर खुद इस लिफ्ट पर चढ़ गया। चीटा फ्रेम कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वर खुद इस फ्रेम पर चढ़ गया। अब चूंकि ऑब्जर्वर खुद इस फ्रेम में चढ़ गया है और इस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अब ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, अब देखिए ध्यान से, इस पर नीचे तो लग रहा है mg, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान से देखें तो इस पर एक लगाएंगे हम स्यूडो फोर्स, है ना, इस पर क्या लगाएंगे? स्यूडो फोर्स लगाएंगे, तभी ये सारा हिसाब बारी इसका सही हो पाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद इसमें बैठ गया है और इस फ्रेम में बैठ गया है, इस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है तो खुद इस फ्रेम में बैठ गया है, तो यहां पर लगाना होगा हमको स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स लगाने के लिए ध्यान से देखिए, स्यूडो फोर्स का क्या क्या 3 बातें मैंने बताई आपको स्यूडो फोर्स की, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कोई लेना देना अभी नहीं है, सिर्फ हमको बात करना सबसे पहले डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किधर होता है? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, नीचे, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर है तो ये नीचे आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, है ना। अब चूंकि ऑब्जर्वर, अब चूंकि ये फ्रेम इसी में बैठा गया है, ये बैठा हुआ है, तो इसके लिए पूरा सिस्टम रेस्ट में, ऑब्जर्वर खुद इसमें बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर के लिए पूरा सिस्टम किस में होगा? रेस्ट में होगा। और रेस्ट में होने के लिए नॉर्मल को बराबर होना पड़ेगा किसके? ma0 प्लस mg के। टू बी इन फॉर एफ नेट जीरो होने के लिए, क्योंकि ये फ्रेम में बैठा है तो इसके लिए रेस्ट में, और रेस्ट में मतलब कि नेट फोर्स 0, तभी तो हम स्यूडो लगा दिया, तभी तो हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ लगा सकते हैं। तो अब ध्यान से देख लीजिए, n बराबर क्या गया? m कॉमन कर लो यार, a0 प्लस ag, g, इस g को हम लोग एक और नाम से जानते हैं m, और इसको हम लोग बोलते हैं g इफेक्टिव। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलेंगे? g इफेक्टिव। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए, हमने ग्राउंड फ्रेम से निकाला तो नॉर्मल इतना ही आया, हमने
चीटा फ्रेम मतलब उसमें बैठ कर भी निकाला, स्यूडो फोर्स लगा करके भी निकाला, तो ये इतना ही है, तो नॉर्मल फ्रेम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था और ये आपको अभी क्लियर हो गया। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए, 1 2 3 खच्चाक, 1 2 3 खच्चाक, 1 2 3। अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे अब, लेकिन हम लोग ग्राउंड फ्रेम से नहीं करेंगे, डायरेक्ट, चूंकि स्यूडो फोर्स पर आए ना, तो स्यूडो फोर्स पर आए तो डायरेक्ट हम लोग स्यूडो फोर्स पर ही काम करते हैं। इसको नोट कीजिए, 1 2 3 डिचिक, 1 2 3 डिचिक, 1 2 3 डिचिक डिचिक डिचिक। चलिए यस सर, अब डायरेक्ट स्यूडो फोर्स पर देखो, सेकंडों में सवाल बनेगा, सेकंडों में कैसे बनेगा देखिए ध्यान, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन और सॉल्यूशन लिखते जा रहा हूं। सॉल्यूशन ध्यान से देखते चलिए, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। ये ऊपर जा रहा है, स्यूडो फोर्स लगाएंगे और ये सवाल चुटकी में सॉल्व होगा। इन तक देखो, चुटकी में सॉल्व होगा। सबसे पहले इसका बनाओ एफबीडी नीचे लग रहा है 600 न्यूटन। यस सर 600 न्यूटन, क्योंकि सेट mg होता है ना, mg 600, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 60 गुने 10 600 लगेगा, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन नीचे, अब इस पर लगाएंगे नॉर्मल, इधर कितना लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, नॉर्मल लगेगा ऊपर। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, याद रखिए, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। इस पर हम बैठ गए हैं चीटा बनकर, चीटा बन करके, तो मेरे लिए ये रेस्ट में हो गया। हम बैठ गए हैं चीटा बनकर इसमें बैठ गए, तो हमारे लिए ये रेस्ट में हो गया। तो हमें स्यूडो लगाएंगे अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, नीचे है तो ऊपर जाएगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम नीचे है अपोजिट। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, अब चूंकि आप इस पर बैठ गए हैं तो इसके लिए आपके लिए ये पूरा रेस्ट में है, तो Fnet 0। और अगर Fnet 0 है, इसका मतलब कि जितना ऊपर लग रहा है, मतलब n प्लस 6 दूनी 12 120 बराबर कितना नीचे 600, तो n बराबर कितना आ गया 600 माइनस 120 480 न्यूटन। देखा सेकंडों में सॉल्व हो गया भाई, नॉर्मल का आंसर आ गया, सेकंडों में सॉल्व हो गया। क्या था इसमें, नोट कीजिए फटाक से, सेकंडों में सॉल्व हुआ है, सेकंडों में। चलिए अब आते हैं टाइम पीरियड पर, इसको नोट कीजिए, इसको भी मिटाकर मैं डायरेक्शन वाला खेला खत्म कर देता हूं। चलिए 1 2 3 खच्चाक, 1 2 3 खच्चाक, 1 2 3 खच्चाक। अब आइए इस पर बात करते हैं, इसके डिस्कस करना है टाइम पीरियड पर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इस पर बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई G, ठीक है। याद रखिए, फॉर कांस्टेंट फोर्स, अगर कांस्टेंट फोर्स लगे, ये आपको दिमाग में रखना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G। अगर कांस्टेंट फोर्स लगे, ये पेंडुलम के ऊपर है, अगर कांस्टेंट फोर्स लगे, फॉर कांस्टेंट फोर्स, देन G इज रिप्लेस्ड बाय G इफेक्टिव। G को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, G इफेक्टिव से। और अभी आपने G इफेक्टिव पढ़ा है ना, दैट इज G इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल G इफेक्टिव होगा आपका या तो G प्लस A या G माइनस A, कुछ भी हो सकता है, A माइनस G, कुछ भी, G इफेक्टिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर दिमाग में रखना है, अगर कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो G आपका क्या हो जाएगा, G इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट फोर्स का काम करे, कांस्टेंट फोर्स लगे तो G आपका क्या हो जाएगा, G इफेक्टिव, ठीक है भैया। अब आइए उसमें आइए स्यूडो फोर्स लगाते हैं और G निकाल लेते हैं, ठीक है। इस पर बैठ गए, चीटा बनकर इस पर बैठ गए, एक्सेलरेशन ऊपर है A0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, टेंशन लगेगा ऊपर, चीटा बनकर बैठ गए, तो बनाओ इसका FBD, टेंशन ऊपर, mg नीचे, मास उसका कुछ होगा, ठीक है, mg नीचे, टेंशन ऊपर और एक्सेलरेशन, स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन नीचे होगा। कितना एक्सेलरेशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स अपोजिट होता है एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऊपर जा रहा है, स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, तो मास कितना है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ये स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब इस पर बैठे हो तो Fnet 0 होना चाहिए, Fnet 0 है अगर, तो इसका मतलब कि T बराबर किसके, T बराबर ma0 प्लस mg, ठीक है। तो T बराबर क्या आ गया, T बराबर m कॉमन कर लो तो a0 प्लस g या g प्लस a0, T बराबर m g प्लस a0। अब ध्यान से देखो, ये आपका एक्सेलरेशन, ये क्या है, T बराबर m, ये क्या आ गया, G इफेक्टिव आ गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा T बराबर 2 पाई
रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना गया, जी प्लस है ए नॉट। क्या था भाई, क्या था इसमें, बात समझ में आई आपको? अगर कांस्टेंट फोर्स लगे तो जी इफेक्टिव आपका हो जाता है टाइम पीरियड में हम लोग जी की जगह क्या लिख देते हैं, जी इफेक्टिव। ये उसका प्रूफ है, नोट कीजिए फटाक से इसको। अब हम लोग ये टाइम पीरियड पर हमने डिस्कशन कर लिया, अब हम लोग ये निकालते हैं, ये एक अच्छा सा सवाल है, इस पर हम लोग टेंशन और थीटा निकालेंगे। फटाक से नोट कीजिए इसको। 1 2 3 खच्चाक, 1 2 3 खच्चाक, 1 2 3 खच्चाक। चलो मिटा दो इसको। चलिए अब हम लोग अगला सवाल करते हैं, देखें ध्यान से अगला सवाल। लास्ट एंड द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट सवाल करते हैं। देखें ध्यान से, ये इस पर बैठ जाइए, चीटा बनकर इस पर बैठ जाइए, ठीक है? ये ब्लॉक, ठीक है? अगर हम चीटा बनकर इस पर बैठ जाते हैं, चीटा बनकर इस पर बैठ गए तो स्यूडो फोर्स लगाएंगे, तो ये कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए, ये कुछ यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर है, मैं यहाँ, ये इसे फिक्स्ड है, ठीक है? चीटा बनकर बैठ गए तो सबसे पहले तो इस पर mg नीचे लगेगा, तार की टेंशन इधर लगेगी, ठीक है? टेंशन इधर लगेगा, और ये थीटा है, ठीक है? तो थीटा है, तो इसको अगर ऐसा रिजॉल्व किया जाए तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा। ये सब आपने वेक्टर में किया है भाई, कुछ नया नहीं है, पिछले लेक्चर्स आपको अच्छे से दिमाग में है, तो फटाक से आप बनाओगे टी कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसमें स्यूडो फोर्स लगाओ तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इधर है तो स्यूडो फोर्स लगेगा इधर। मास ऑफ द ब्लॉक m है तो मास होगा इधर, ठीक है? और एक्सेलरेशन लेना है बॉडी का मास लेना है, एक्सेलरेशन लेना है फ्रेम का m a नॉट। अब इक्वेट कर दो, टी कॉस थीटा किसके बराबर, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। टी साइन थीटा किसके बराबर, तो टी साइन थीटा बराबर है किसके, m a नॉट, इक्वेशन 2। अब तुम्हें अगर 2 को 1 से डिवाइड दे दो, 2 को 1 से डिवाइड दे दो तो t से t कर जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड, t से t गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। m से m डिस्ट्रिक्ट तो क्या बच गया, a नॉट बाई जी, a नॉट बाई जी, ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, वही जो इसको बैलेंस करे, तो इसके अपोजिट में यही ना t होगा। तो ध्यान से देखिए, आप t को क्या लिख सकते हैं, इस t के लिए क्या लिख सकते हैं, ये एक हाइपोटेनस है, ये t एक हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो t बराबर आप लिखिएगा रूट अंडर a नॉट का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? टेंशन क्या लिखोगे, अरे भैया ये टेंशन, ये जो इधर आएगा वही ना इसको बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट में एक फोर्स लगना चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए अपोजिट में फोर्स लगेगा, मतलब टेंशन जितना ही लगेगा, तो टेंशन जितना ही लगेगा, तो मैंने बना दिया कि यही टेंशन इधर है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो ये टी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। फटाक से ये करे mg स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, ये h, ये p और ये b, ये p और ये b, तो हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर mg का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। टेंशन आ गया, क्या था इसमें, फटाक से नोट कीजिए, यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में आपने समझ ली होगी, एकदम बेहतरीन और अव्वल और चुम्मा स्टाइल में समझ लिया होगा, ठीक है? तो यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में आपने समझ ली है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने बेहतरीन सवाल किया है, बेहतरीन सवाल किया है स्यूडो फोर्स से रिलेटेड, ठीक है? तो उसका लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मज़ा आया होगा आपको स्यूडो फोर्स समझने के में, मैं गारंटी देता हूँ कि मज़ा आया होगा। अगर आपने सीरियसली देखा है तो मज़ा आना तय है। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको लेक्चर बहुत बढ़िया समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए फटाक से, और लाइक शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर रिकमेंड करें इस चैनल को। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।